नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर के एक व्यवसायी से अपराधियों ने मांगी रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी। दहशत में आया पूरा परिवार, रिपोर्ट दर्ज होते ही एक्टिव हुई पुलिस। राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को डीएम ने पढ़ाया चुनाव आचार संहिता का पाठ। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से कराया अवगत, वही हटाए जाने लगे बैनर पोस्टर। और जिले में एक बार फिर से बाढ़ ने दे दी है दस्तक, औराई और कटरा के कई गांवों में घुसा पानी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शहर के एक व्यवसायी से अपराधियों ने फोन कर 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। घटना के बाद से व्यवसायी का पूरा परिवार दहशत में है। अपराधियों ने रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। मामले की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आ गई है। सदर थाना के भिकनपुरा चकहमत निवासी टायर एजेंसी संचालक संतोष कुमार से अपराधी ने मोबाइल पर कॉल कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। राशि नहीं देने पर हत्या की धमकी दी है। इस घटना से व्यवसायी और उनका पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने थाने में एक मोबाइल नंबर धारक पर एफआईआर कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सदर थाने को दिए गए आवेदन में व्यवसायी ने बताया कि सदर थाना इलाके में उनका टायर का एजेंसी है, इसके साथ गाड़ी भी चलती है। 24 सितंबर को वह अपने घर पर थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर 7:06 पर एक नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाला उनके साथ गाली गलौज करने लगा, साथ ही कहा कि 24 घंटे में 10 लाख की व्यवस्था करके दो। पीड़ित ने मोबाइल का कॉल काट दिया। इसके बाद 7:08 पर बदमाश ने फिर कॉल कर कहा कि रुपए की व्यवस्था करके रखो, रुपए कहाँ देना है इसकी जगह बता दी जाएगी। पुलिस से शिकायत करने पर हत्या कर शव को फेंक देने की धमकी भी दी। थानेदार संजीव कुमार सिंह निराला ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कॉल करने वाले मोबाइल नंबर को खंगाला जा रहा है। जल्द ही घटना का उद्भेदन कर दिया जाएगा। हमसे कल रंगदारी मांगी गई फोन से एक अज्ञात नंबर से। नंबर है 9819920001। क्या बार कॉल आया? क्या 2 बार कॉल आया। दोनों बार हमसे रंगदारी मांगी गई, हमको गाली दिया गया, जान मारने की धमकी दी गई। कितने का रंगदारी मांगी? 10 लाख रुपए की। क्या बोला गया? क्या लैंग्वेज क्या इस्तेमाल? लैंग्वेज वो अभद्र तरह के, तो हम तुम्हारा बाप बोल रहे हैं, तो तुम्हारे बाप का बाप बोल रहे हैं, ये सब गाली बक्का। आप क्या जवाब दिए? हम इधर से कुछ जवाब नहीं दिए, हम सुन रहे थे और उसके बाद जो है सो हम दहशत में आ गए, तो थाना प्रभारी को कॉल किए। कंप्लेंट किए? हाँ, कंप्लेंट। इसमें अब पुलिस जो कार्रवाई करेगी। किसी से कोई विवाद हुआ? नहीं, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं। कहीं ना कहीं डरे हैं घर से बाहर? नहीं, हम साफ घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। डर है कहीं? हाँ, डर है। क्या डर? डर है कि हत्या हो जाएगी। किसी सीनियर अधिकारी से बात हुई इस बारे में? हाँ, बड़ा बाबू से बात हुई है। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिए हैं कि हम उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस क्या है आपका? बिजनेस बिजनेस मेरा ट्रांसपोर्ट का है, टायर का एजेंसी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शनिवार को जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बिहार निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम, निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों, आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर की जाने वाली तैयारियों से अवगत कराया। आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। निर्वाचन व्यय के संबंध में व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, साथ ही पूरे जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन के समय अपना ईमेल आईडी एवं सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी। बताया कि कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल अथवा संगठन किसी भी प्रकार का पोस्टर, प्रचार, आलेख, फोटो आदि
अथवा व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। साथ ही सोशल मीडिया पोर्टल पर भ्रामक एवं असत्य सूचना का प्रकाशन भी नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे। बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल, संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे। प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। लाउडस्पीकर के लिए अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी हाल में लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। एक साथ 5 से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा होने के बाद जो प्रोसेस है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है और उनको आदर्श आचार संहिता के बारे में, उसके अनुपालन करने के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी है और जो व्यय होगा उनका, उसके व्यय की मॉनिटरिंग और उसके एक्सपेंडिचर के जो नियम हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने बताया है। उनको विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की, खान पान की, वाहन की, सभी का दर भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है जिसके आधार पर उनके व्यय की गणना की जाएगी। इस प्रकार की जानकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष, सचिव एवं उनके जो प्रतिनिधि थे उनको हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। क्या कुछ मॉडल्स दिए गए, जो कंडक्ट के मॉडल, क्या कुछ? जैसे आदर्श आचार संहिता में है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उस पर अगर कोई बैनर, पोस्टर या लेखन है तो उसको रिमूव करना है, हटा देना है। उसकी सूचना हम लोगों ने कल ही दे दी थी और आज बैठक में बता दिया है। किसी प्राइवेट घर पर या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर है तो 72 घंटे के अंदर उसको हटा देना है और उन लोगों से या तो सहमति ले लेनी है। बिना सहमति के किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी किसी प्रकार का प्रचार प्रसार या झंडा, बैनर ये सब नहीं लगाया जाएगा और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उस पर भी किसी परिस्थिति में नहीं लगाया जाएगा। अन्यथा हम लोग जो है पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत उस पर केस करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। कैंपेनिंग वगैरह को लेकर जो कुछ कैंपेन को हम लोगों ने बोला है कि परमिशन उसका जरूर लेंगे और उसमें है कि वर्चुअल हम लोगों को मीटिंग करना है, इन लोगों को करना है प्रचार प्रसार के लिए। दूसरा ये कि हाउस टू हाउस जो प्रचार प्रसार करेंगे उसमें 5 व्यक्ति ही शामिल रहेंगे। उसमें 5 व्यक्तियों में उनके गार्ड वगैरह किसी के हैं तो वो शामिल नहीं हैं, 5 व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। रोड शो अगर करते हैं तो उसमें अधिकतम 5 गाड़ियां ही शामिल रहेंगी, 5 गाड़ी रहेंगी और उसके बाद दूसरा कोई उनका काफिला रहता है तो आधे घंटे के अंतराल के बाद ही आएगा। तो इस प्रकार की जानकारी हम लोगों ने दी है। दूसरा ये कि कोई नुक्कड़ सभा या किसी प्रकार का लाउड स्पीकर का उपयोग या प्रचार वाहन का उपयोग या छोटी छोटी सभाओं का अगर वो करते हैं तो उसका भी प्रायर परमिशन सक्षम पदाधिकारी से लेना जरूरी है। इसके बारे में हम लोगों ने बताया है। पूरे जिले में धारा 144 लागू है, इसलिए किसी प्रकार की बैठक, प्रचार प्रसार ये या प्रचार वाहन ये सब प्रायर परमिशन लेकर के, पूर्व अनुमति लेकर के ही किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने सभी राज्यों सी विजिल ऐप को लेकर भी सी विजिल ऐप जो है ये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की निगरानी के लिए है। इसमें सिटीजन ऐप है ये और जो सिटीजन कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है अपने मोबाइल में। बहुत ही सिटीजन फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है। इसके बारे में भी हम लोगों ने राजनीतिक दलों को बताया है कि वो स्वयं भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी बोल सकते हैं कि डाउनलोड करें। और इसमें किसी भी प्रकार का आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन अगर पाया जाता है तो उसको तुरंत ये लोग जो है उसमें वीडियो या ऑडियो या टेक्स्ट तुरंत उसमें अपलोड कर सकते हैं और वो हम लोगों के पास पहुंच जाता है। 5 मिनट के अंदर हम लोग उसको आरओ को भेज देते हैं और आरओ सेक्टर मजिस्ट्रेट से या फ्लाइंग स्क्वाड से उसकी जांच कराते हुए 100 मिनट के अंदर उस ग्रीवांस का रिड्रेसल करना है जो उसमें आता है सी विजिल ऐप में। तो हम आप लोगों के माध्यम से भी आम नागरिकों को भी जो मतदाता है हमारे जिले के अपील करते हैं कि सी विजिल ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और कहीं भी आदर्श आचार संहिता का अगर उल्लंघन दिखता है तुरंत उसमें सूचना दें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गई और आचार संहिता को देखते हुए चौक चौराहों, गलियों और सड़कों पर लगाए गए बैनर, पोस्टर को हटाने की प्रक्रिया नगर निगम के द्वारा शुरू कर दी गई। जगह जगह राजनीतिक दल के लगाए गए पोस्टर को चुन चुन कर निगम कर्मियों के द्वारा हटाया जा रहा है।
इस संबंध में एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने बताया कि 24 घंटे के अंदर सरकारी बिल्डिंगों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और वॉल पेंटिंग हटा देना है। वहीं पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे सड़क, पुल, पुलिया पर अंतिम समय 48 घंटे के अंदर हटा लिया जाना चाहिए और लोगों की निजी संपत्ति जैसे घरों के ऊपर उन जगहों पर प्रेस नोट जारी होने के बाद 72 घंटे के अंदर हटा लेना चाहिए, नहीं तो प्रशासन तो हटाएगा ही, साथ ही साथ आगे कानूनी कार्रवाई भी करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अवसर पर प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सबों के लिए अनिवार्य हो गया है। इस क्रम में जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पर प्रेस नोट जारी होने के 24 घंटे के अंदर सभी प्रकार के डिफेसमेंट के मामलों को हटा देना है, चाहे वो बैनर हो, पोस्टर हो या वॉल राइटिंग हो, जो राजनीतिक रूप से लगाए गए हैं या लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, रोड है, बिजली के खंभे हैं, पुल पुलिया है, उन पर जो राजनीतिक नारे या उससे संबंधित मतदाताओं को आकृष्ट करने से संबंधित जो भी उन लोगों ने लगाए हैं पॉलिटिकल नारे, उन सब को हटाने के लिए अंतिम रूप से 48 घंटे का प्रेस नोट्स जारी होने के 48 घंटे का समय दिया गया। जबकि वैसे सभी स्थान जो निजी क्षेत्र में आते हैं, निजी जिनका अपना मकान है और वहाँ पर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किया गया है और उस पर बिना उनकी सहमति के, ऑनर के सहमति के वो किया गया है, उसको भी अंतिम रूप से हटाने के लिए 72 घंटे का समय सभी राजनीतिक दलों को दिया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने अलग से चिट्ठी दिया है। आज सभी राजनीतिक दलों की बैठक भी की गई, जिसमें मुख्य एजेंडा यही था कि वे लोग स्वतः हटा लें, अन्यथा बाध्य होकर के न सिर्फ हटाएंगे, उसका व्यय भी वसूलेंगे और कानूनी कार्रवाई भी। पिछले लोकसभा चुनाव में जिन क्षेत्रों में वोटिंग कम हुई थी, उन क्षेत्रों के मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को स्वीप कार्यक्रम के तहत एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने जागरूकता रथ की 6 गाड़ियों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और लोगों को मतदान केंद्र पर लाने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस उन बूथों पर होगा जहां 2019 लोकसभा और 2015 विधानसभा में कम प्रतिशत मतदान हुआ था। बिहार विधानसभा 2020 की आगाज हो चुकी है और इसके निमित्त 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वीप एक्टिविटी के तहत आज हम कुल मिलाकर के 6 मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्र एवं उसके आसपास के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना, संवेदनशील करना, साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 एवं विधानसभा चुनाव 2015 में वैसे मतदान केंद्र जहां पे कि अपेक्षाकृत काफ़ी मतदान का प्रतिशत कम रहा, उन मतदान केंद्रों को मुख्य रूप से फोकस करना और वहां के मतदाताओं को जागरूक करना। मुजफ्फरपुर के औराई और कटरा में बाढ़ ने दूसरी बार दस्तक दे दी है। घरों में पानी प्रवेश कर जाने से लोग गांव खाली कर ऊंचे जगहों पर पलायन करने लगे हैं। बाढ़ और बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे जीने को लोग मजबूर हैं। लगातार बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बावजूद प्रशासन के द्वारा अब तक राहत बचाव को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों को आवागमन करने को लेकर अब नाव ही एक सहारा बचा है। सैकड़ों घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग ऊंचे जगहों और बांध का सहारा लेकर झोपड़ी नुमा घर बनाकर जीने को मजबूर हैं। पूर्व में हुए बाढ़ से प्रभावित 50% लोगों के खाते में अब तक बाढ़ राहत राशि भी नहीं मिल पाई है। सब तो घर में पानी उनी घुस गया, हमें सबको तो बहुत दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, हमें सब तो मजबूर हो गए हैं। अब हैं, अब यही ना करेंगे, बांध पर रहेंगे, घर द्वार बना कर क्या करेंगे। हैं, सरकार कोई सुविधा दे कहीं का। हैं, बाढ़ दोबारा आया है। हाँ, ये ला के 2 बार चला आया दहाड़। इससे क्या नुकसान हुआ है? नुकसान देखिए, पूरा कितना खाना पीना, कितना चावल उबल सब ये हो गया, पूरा सर उड़ गया। बताइए क्या मांग करते हैं? सरकार से यही करेंगे कि हमें सबको कहीं पर जगह दे। कि जो पहले तवा जो दहाड़ आया था उससे भी ज़्यादा बढ़कर के पानी आ गया है। सरकार ने 6-6 हज़ार रुपया जो घोषित किया था देने के लिए, हमारे गांव में 50% लोगों को अब तक पैसा नहीं मिला है।
पैसे की मांग जब सीओ से किया जा रहा है तो हमारे वार्ड मेंबर को बोलते हैं तो वार्ड मेंबर बोलता है कि सीओ 1500 रुपया मांगता है, पहले घूस दीजिए तो भी पैसा आएगा। हम लोग की तो वो स्थिति है कि अभी 1 रुपया देने के लायक नहीं है, 1500 रुपये उनको हम कहाँ से देंगे, इस तरह की समस्या। और अभी तक कोई देखने नहीं आया है और फिर डबल से घर में पानी प्रवेश कर गया है, इसलिए हम लोग बांध पर अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी नाव से बाहर आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई देखने अभी तक नहीं आया है, जबकि सभी को मालूम है कि स्थिति गांव की बहुत खराब हो चुकी है। फिर से घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, भुखमरी का आलम घर में गांव में हो चुका है। कब से पानी भरने लगा ये है? काम ये तीसरा रोज़ है आज। क्या कई घर ध्वस्त भी हो गए? बहुत घर धंस गया है, घर भी गिरा है। आप आकर देख सकते हैं गांव में कि हाँ कितने घर गिरे हैं, करीब 7-8 घर गिर गए हैं। सब घर तबाह हो चुके हैं, सब बाहर आ चुके हैं, सब बांध पर आगे शरण ले रहे हैं। उस गांव की स्थिति क्या है? गांव की स्थिति बहुत बुरी है, अभी बहुत बुरी है कि हर गांव में कहीं भी कमर भर नीचे पानी नहीं है, कमर से ऊपर ही पानी है और किसी के घरों में घुसे हुआ है। सब घर छोड़ छोड़ के कोई छतों पर है, कोई बांध पर आकर के शरण ले रहे हैं। प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था? कुछ भी व्यवस्था नहीं, अब तक कोई देखने भी नहीं आया है। क्या मांग करते हैं? मांग यही कहते हैं, जो हम लोग का जो है जो पुनर्वास का मांग था, जो देने की ज़मीन दे देता हम लोग को बाहर, तुम लोग बाहर चले जाते। अब तक हम लोग को वो चीज़ नहीं हुआ, न कोई चीज़ का व्यवस्था हम लोगों को होता है। जब भी होता है, जब भी कोई बात उठाए हम लोग पर तरफ तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। और इस बात को एक बार नहीं कई बार हम लोगों ने उछाला इस बात को, मगर सरकार पर हम लोग पर कोई ध्यान नहीं है। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर डूब गया है। मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्ले तक में पानी लगा हुआ है। मोती झील, मिठनपुरा चौक, बेरा रोड, बैंकर्स कॉलोनी, नंदविहार कॉलोनी, क्लब रोड समेत कई इलाकों का हाल तो बहुत खराब है। सड़कों के साथ घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिस कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में नगर निगम के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। शहर के लोग कहते हैं कि नगर निगम को टैक्स देते तो हैं, लेकिन हाल यह है कि पिछले 4 से 5 महीनों से इलाके में जल जमाव लगा हुआ है, जिस कारण कई प्रकार की बीमारियां भी हो रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देखते हैं तो 3 महीना 4 महीना से तो हम लोग तबाही में हैं, बैठे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से लगातार बारिश हो रहा है, टंका तक कम होता है, फिर ऊपर से आ जाता है, बस पूरा भर जाता है। इस जमींदारी तो नहीं का ना है भाई, कि सबको ठीक करे, अति करे, बनवा कर रोड नाला बनवावे, कुछ नहीं करते हैं, खाली बस टैक्स आके हम लोग चले जाते और टैक्स का बस हम लोग देनदार है, बाकी कोई काम करना। बहुत दिक्कत हो रहा है कि देखते हैं गाड़ी हम दूसरे जगह लगा करके यहाँ आ रहे हैं। अब बीमारी फैलने की भी संभावना। बीमारी फैलेगी, पूरा असर हो रहा है। तो 6 जून 2020 से अपने उद्घाटन के बाद से ही मरीजों का इंतजार कर रहा सदर अस्पताल में बना मातृ शिशु सदन शनिवार को सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह ने चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों के साथ बैठक कर इसे जल्द से जल्द शुरू करने पर चर्चा की। सिविल सर्जन ने बताया कि जल्द ही मातृ शिशु सदन में ऑपरेशन, आईसीयू और जच्चा बच्चा भर्ती होना शुरू हो जाएगा। इस मातृ शिशु सदन में आधुनिक आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर भी है, जिसका लाभ जल्द ही मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है एमसीएच की। स्टाफ हमारा जितना है, लेबर रूम, सिजेरियन सेक्शन, गायनी डिपार्टमेंट, वो सबको यहाँ 4 रोज के अंदर शिफ्ट स्वास्थ्य व्यवस्था सदर अस्पताल का सुदृढ़ करने हेतु मीटिंग की गई है। मातृ शिशु सदन जो बिल्डिंग बना था ये चालू है, इसको चालू कर देंगे जितना हमारे पास साधन है उसी साधन से। आउटडोर ड्यूटी, सर्जन ऑन कॉल, मान लीजिए कोई ड्यूटी पेडिटिक्स वाले हैं, सर्जन की जरूरत पड़ेगी तो ऑन कॉल व्यवस्था, सर्जन ऑन कॉल की व्यवस्था रहेगी। रैपिड एक्शन फोर्स हमेशा रेडी रहना चाहिए कि ये हेडक्वार्टर है और वीआईपी आते जाते रहते हैं, उसके लिए एम्बुलेंस रेडी वहाँ पर चले जाए। एसएनसीयू, एनआरसी, पैराटिक्स सब सुव्यवस्थित। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।